हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोगों ने आपकी क्लास 10th डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था, पॉलिटिकल पार्टीज़। उसमें हम लोगों ने पहले क्या क्या पढ़ लिया था वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज़। फिर हमने पढ़ा था पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन, देन फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। देयर आर नियर बाय 7 फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड नेसेसिटी, पॉलिटिकल पार्टी की हमें ज़रूरत क्यों है। आज हम पढ़ने वाले हैं हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव, कितनी पॉलिटिकल पार्टीज किसी भी देश में होनी चाहिए। वन पार्टी सिस्टम होना चाहिए, एक पार्टी या दो पार्टी, या मल्टी पार्टीज और मल्टी पार्टी सिस्टम वहाँ पर होना चाहिए। ओके, अब इस कंटेस्ट में हम देखते हैं कि कितनी पार्टीज किसी भी देश में होनी चाहिए। उसके पहले हम जरा इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि सिटीजन्स आर फ्री टू फॉर्म अ पार्टी। अपने देश में जो सिटीजन्स होते हैं ना, वो फ्री है, वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कभी जहाँ चाहे जब चाहे तब पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस है, कुछ टर्म्स है, जो अपने इलेक्शन कमीशन के कुछ रूल्स है, जिसको हम कंप्लीट करें तो वो पॉलिटिकल पार्टी बन सकती है। लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन ईच कंट्री, वी हैव सीन वेरियस एग्जांपल्स। बहुत सारे ऐसे देश है जिसमें दो से भी ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज है, और इंडिया तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में 750 पार्टीज, इंडिया में 750 से ज़्यादा पार्टी जो है पॉलिटिकल पार्टीज, वो इलेक्शन कमीशन के साथ रजिस्टर्ड है। ओके, बट नॉट ऑल दीज पार्टीज आर सीरियस कंटेंडर्स इन द इलेक्शंस। देखो कितनी सिंपल चीज़ है, पार्टी तो बना दी, लेकिन इलेक्शन के प्रति लोगों के जो ज़रूरतें हैं, नीड्स है, जो उनकी समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारियां है, उसके प्रति सारी पार्टियां इतनी ज़्यादा सीरियस नहीं होती है। सम पार्टीज आर इफेक्टिवली इन द रेस टू विन इलेक्शंस एंड फॉर्म द गवर्नमेंट। कुछ पार्टीज जो होती है ना, वो इलेक्शन लड़ने के लिए जी जान लगा देती है। इलेक्शन लड़ने के बाद, इलेक्शन जीतने के बाद सरकार भी बनाती है, और सोसाइटी के लिए, समाज के लिए कुछ अच्छा करने की उनकी कोशिश भी होती है। सो द क्वेश्चन इज देन इज हाउ मेनी मेजर और इफेक्टिव पार्टीज आर गुड फॉर अ डेमोक्रेसी। जो देश डेमोक्रेटिक है, उन देशों में कितनी पार्टीज और कैसा सिस्टम होना चाहिए, पार्टी सिस्टम कैसा होना चाहिए, कितनी पार्टीज उस देश के लिए सुटेबल है, वो हमें इस पार्ट में यहाँ पर पढ़ना है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वन पार्टी सिस्टम। कुछ देश ऐसे होते हैं जहां पर वन पार्टी सिस्टम हम लोगों ने देखा है। वन पार्टी सिस्टम, तो वन पार्टी सिस्टम मतलब क्या, जहां पर सिर्फ एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी होगी। चलो देख लेते हैं। ओनली वन पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट, एंड इट्स एग्जांपल इज चाइना। चाइना आप लोगों को पता है इंडिया का नेबरिंग कंट्री है, नदर नेबरिंग कंट्री है। चाइना में सिर्फ एकमात्र पार्टी को परमिशन है, दैट इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। वही पार्टी सरकार बनाती है, वही पार्टी देश को चलाती है। ऐसा नहीं कि वहां पे दूसरी पार्टियां नहीं है, स्मॉल पार्टीज आर देयर, दैट पार्टीज आर कंटेस्टिंग इलेक्शंस, लेकिन उन पार्टियों को भी इस पार्टी के अंडर में ही रहना है, इसी पार्टी को सपोर्ट करना पड़ता है, वो कभी सरकार नहीं बना सकते। ओके, वी कैन नॉट कंसिडर वन पार्टी सिस्टम एज अ गुड ऑप्शन। वन पार्टी सिस्टम इंडिया जैसे देश के लिए तो बिल्कुल सुटेबल नहीं है। हम चाइना के लिए सुटेबल है कि नहीं है उसका डिस्कशन करेंगे। तो वन पार्टी सिस्टम का अगर हम डिस्कशन करें तो ये कोई गुड ऑप्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बिकॉज दिस इज नॉट अ डेमोक्रेटिक ऑप्शन। ये डेमोक्रेटिक ऑप्शन नहीं है। अगर वन पार्टी है तो लोगों के पास चॉइस नहीं है, लोग वोट करेंगे तो उसी पार्टी को करेंगे। दे डू नॉट हैव चॉइस, और डेमोक्रेसी में चॉइस होनी चाहिए। एनी डेमोक्रेटिक सिस्टम मस्ट अलाउ एटलीस्ट टू पार्टीज। अगर आपका देश डेमोक्रेटिक बनना चाहता है तो कम से कम दो पार्टी वहां पर होनी चाहिए। तो चाइना अगर वन पार्टी सिस्टम है तो हम चाइना को डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते, क्योंकि दो पार्टी रहेगी तभी तो वहां पे कंपटीशन होगी, हेल्दी कंपटीशन। कंपटीशन होगी, वो दोनों पार्टी समाज के लिए कुछ करना चाहेगी तो समाज का फायदा होगा, है ना। compete in elections and provide a fair chance for competing parties to come to power। अगर दो पार्टी है तो इलेक्शन लड़ेंगी, लोगों के लिए अच्छे मैनिफेस्टो बनाएगी, लोगों के लिए काम करेगी, लोगों के पास ऑप्शन रहेगा, चॉइस रहेगी। तो वन पार्टी सिस्टम जिस देश में है, दैट इज नॉट द डेमोक्रेटिक ऑप्शन। इसलिए हम चाइना को डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कहते हैं। अब टू पार्टी सिस्टम्स में आ जाते हैं, जहां दो पार्टी है। ऐसे कुछ देश, इन सम कंट्रीज पावर यूजुअली चेंजेस बिटवीन टू मेन पार्टीज। कुछ ऐसे देश है, जैसे हम यूनाइटेड किंगडम को कहते हैं, ग्रेट ब्रिटेन जो है वहाँ पे टू पार्टी सिस्टम है। अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहाँ पर टू पार्टी सिस्टम है। उन दोनों पार्टी, जैसे अमेरिका में बात करेंगे तो डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, है ना। तो ग्रेट ब्रिटेन की भी बात करेंगे तो वहाँ पर भी इसी तरह से लिबरल पार्टी एंड वन मोर पार्टी कंजर्वेटिव, इस तरह की पार्टीज है, और उन पार्टीज की मदद से वहाँ पर पावर जो होती है वो चेंज होती रहती है। सेवरल अदर पार्टीज में एग्जिस्ट। अब ऐसा नहीं कि टू पार्टी सिस्टम में तो कुछ और पार्टियां नहीं हो सकती, होती है। अमेरिका में भी और कुछ पार्टीज है, लेकिन हमेशा इन दो पार्टियों में ही मेन कंपटीशन होती है। सेवरल अदर पार्टीज में एग्जिस्ट, कंटेस्ट इलेक्शंस एंड विन अ फ्यू सीट्स ओनली। जैसे अमेरिका की हम बात कर रहे हैं ना, यूएसए की, अभी वहां पर जो डोनाल्ड ट्रंप है प्रेसिडेंट,
तो ऐसे देशों में और भी पार्टीज है, लेकिन वो पार्टियां सिर्फ एक दो सीट्स जीत पाती है. दे डू नॉट हैव दैट मच ह्यूज रोल इन नेशनल गवर्नमेंट. ओके, बट ओनली टू मेन पार्टीज हैव अ सीरियस चांस. टू पार्टी सिस्टम में सिर्फ दो पार्टियों को ही सीरियस चांस मिलता है. वो दो पार्टी मेजर पार्टीज है, मेजोरिटी उनको हमेशा मिलती है और वही सरकार बनाते हैं, गवर्नमेंट बनाते हैं. इसके दो एग्जांपल है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूनाइटेड किंगडम. इन दो देशों में टू पार्टी सिस्टम है. और भी देश हो सकते हैं, बट दिस टू एग्जांपल्स आर वेरी फेमस. अब जो सबसे बेस्ट वे है जिसमें लोगों को अच्छा ऑप्शन मिलता है वोट करने का, चॉइस होती है लोगों के सामने, वो तरीका है मल्टी पार्टी सिस्टम. और इंडिया इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम. क्यों इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है? क्योंकि इंडिया में एक प्रकार के लोग नहीं है, इंडिया में डाइवर्सिटी है लोगों की. तो हर समाज में से कोई ना कोई पार्टी बन जाती है ना. इफ सेवरल पार्टीज कॉम्पीट फॉर पावर, इंडिया में देखो कितनी सारी पार्टी है. अगर हम बात करेंगे तो इंडिया में 750 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज है. उसमें से 8 नेशनल पार्टी है और कुछ स्टेट पार्टीज है. More than two parties have a reasonable chance of coming power, either on their own strength or in alliance with others. There are two major parties in India, Congress and BJP. ये दो पार्टीज छोटी छोटी पार्टियों को अपने साथ जोड़ लेती है. उसको हम अलायंस कहते हैं इलेक्शन के लिए और सरकार बनाने के लिए कोलेशन. तो ये बड़ी पार्टी क्या करती है, छोटी पार्टियों को अपने साथ जोड़ लेते हैं और उन छोटी पार्टीज को भी कुछ सीट्स, कुछ मिनिस्टर पोजीशंस देते हैं, है ना. तो अपनी इंडिया में सबसे बेस्ट एग्जांपल है इंडिया. We have a multi-party system. इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है. इन दिस सिस्टम द गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड बाय वेरियस पार्टीज कमिंग टुगेदर इन अ कोलेशन. कोलेशन गवर्नमेंट, गठबंधन उसे हम कहते हैं ना. कि कोलेशन की डेफिनेशन क्या बनती है? अगर कोई पार्टी क्लियर मेजोरिटी हासिल न कर पाए, इफ एनी पार्टी इज नॉट एबल टू विन क्लियर मेजोरिटी. अपनी इंडिया में लोकसभा में कितनी सीट्स चाहिए? 273 सीट्स चाहिए लोकसभा में, तब जाके वो पार्टी मेजोरिटी पार्टी बनती है. तो अगर कोई पार्टी 273 सीट्स नहीं जीत पाई तो वो छोटी पार्टी के साथ कोलेशन करेगी और फिर वहां पर कोलेशन गवर्नमेंट बन जाएगा. तो जैसे बीजेपी है, बीजेपी के पास तो अभी 2019 इलेक्शन के अनुसार क्लियर मेजोरिटी है, लेकिन अगर क्लियर मेजोरिटी नहीं होती तो बीजेपी छोटी छोटी पार्टियों की मदद लेती. आज भी वो छोटी पार्टियां उनके साथ है. ओके, तो मल्टी पार्टी सिस्टम बहुत ही बेटर है. अब हम बात करते हैं अलायंस की. अलायंस मीन्स ग्रुप ऑफ पार्टीज. व्हेन सेवरल पार्टीज इन अ मल्टी पार्टी सिस्टम ज्वाइन फॉर द पर्पज ऑफ कंटेस्टिंग इलेक्शंस एंड विनिंग पावर. जब 3 4 5 6 8 10 पार्टियां जुड़ जाती है, उनका एक ग्रुप बन जाता है, उसको हम अलायंस कहते हैं. इलेक्शन के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए, ताकि उन 8-10 पार्टियों को मिलकर 273 सीट्स मिल जाए. टारगेट क्या है? 273 सीट्स. पूरे इंडिया में जो लोकसभा में 545 सीट्स है, उसमें से कितनी सीट्स मिलनी चाहिए सरकार बनाने के लिए? 273. ओके, फॉर एग्जांपल इन इंडिया 3 मेजर अलायंसेस इन 2004 के जो इलेक्शंस थे, पार्लियामेंट्री इलेक्शंस, उसमें 3 मेजर अलायंसेस ने हिस्सा लिया था. पहला है एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो बीजेपी और उनकी फ्रेंड पार्टीज का है. देन यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जिसमें कांग्रेस और उनकी फ्रेंड पार्टीज है. और लेफ्ट फ्रंट, इसमें बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां थी जिन्होंने लेफ्ट फ्रंट बनाया था. वेरी मैसी एंड लीड्स टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. अब देखिए, मल्टी पार्टी सिस्टम का एक नुकसान है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. सरकार स्टेबल नहीं रहती है. छोटी पार्टियां जो सपोर्ट करती है ना सरकार बनाने में, वो सरकार गिराने की धमकी देते हैं. उनको भी सीट्स चाहिए, बड़ी बड़ी पोजीशंस मांगते हैं. तो देयर इज ए प्रॉब्लम विथ मल्टी पार्टी सिस्टम एंड दैट इज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट एंड ओपिनियंस टू एंजॉय पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन. इतनी सारी पार्टी है तो अलग अलग प्रकार के लोग हैं, क्योंकि इतनी सारी पार्टी मिलकर अगर सरकार बनाएगी तो अलग अलग प्रकार के लोग भी आएंगे. उनका ओपिनियन अलग अलग हो सकता है, अलग अलग समाज से वो आएंगे, तो अलग अलग तरीके की डिमांड्स भी हो सकती है. तो ये अच्छी बात भी है, कभी कभी बुरी बात भी है. अगर वो देश के लिए काम करना चाहते हैं तो अच्छी है, अगर सिर्फ अपने समाज के लिए काम करना चाहते हैं तो फिर मल्टी पार्टी सिस्टम एक प्रॉब्लमेटिक और नुकसान वाला पार्ट बन जाता है. ओके, पार्टी सिस्टम डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सोसाइटी. अब अपने देश में मल्टी पार्टी सिस्टम क्यों है? क्योंकि अपने देश की सोसाइटी ही बहुत ज्यादा डाइवर्स है. समाज में अलग अलग प्रकार के लोग हैं, एक प्रकार के लोग नहीं है, एक लैंग्वेज नहीं बोलते, एक रिलीजन नहीं है अपने पास, जोग्राफिकल सिस्टम भी अपनी अलग है. इसलिए अपने देश में मल्टी पार्टी सिस्टम क्यों है? वाई डू वी हैव मल्टी पार्टी सिस्टम? या फिर किसी भी देश में पार्टी सिस्टम किस पर डिपेंड होता है? जैसे इंग्लैंड की बात करेंगे, 2 पार्टी सिस्टम है, तो क्यों है? चाइना की बात करेंगे, 1 पार्टी सिस्टम है, तो क्यों है? तो उसका कारण बनता है नेचर ऑफ सोसाइटी. इफ सोसाइटी इज होमोजीनियस, अगर एक ही प्रकार के लोग हैं तो 1 पार्टी 2 पार्टी सिस्टम ठीक है. लेकिन अगर सोसाइटी मल्टी और डाइवर्स सोसाइटी है तो 2 पार्टी सिस्टम और 1 पार्टी सिस्टम इज नॉट इनफ. ओके, इट्स सोशल एंड रीजनल डिविजन्स. अपने देश में देखो सोसाइटी भी बहुत ज्यादा डाइवर्स है, और रीजन मतलब जमीन, जो अपने देश की जोग्राफिकल कंडीशंस है, कहीं पे माउंटेन है, कहीं पर प्लेन है, कहीं पर प्लेटू है, तो कहीं पे रिवर्स है, तो ये भी बहुत ज्यादा डाइवर्स है. ये भी एक फैक्टर है जो पार्टी सिस्टम पर इफेक्ट करता है.
इट्स हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स, अपने देश का पॉलिटिकल सिस्टम देखो, जब हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तब भी अपने देश में अलग अलग प्रकार की पार्टी थी, कांग्रेस थी, समता पार्टी थी, जस्टिस पार्टी थी। एंड इट्स सिस्टम ऑफ इलेक्शंस, अपने देश का इलेक्शन का सिस्टम। तो किसी भी देश में वन पार्टी, टू पार्टी और मल्टी पार्टी सिस्टम क्यों है, उसके ये कारण है कि वहाँ की सोसाइटी, वहाँ की सोशल और रीजनल डिविजन्स, या फिर वहाँ की हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स एंड सिस्टम ऑफ इलेक्शंस। दिस कैनॉट बी चेंज्ड वेरी क्विकली। अब आप समझ सकते हो इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है, अगर हमें मल्टी पार्टी सिस्टम से टू पार्टी सिस्टम अडॉप्ट करना है, इट इज नॉट ईजी, बहुत डिफिकल्ट है। क्योंकि हम अगर कहें कि सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी पार्टी रहेगी, बाकी सारी पार्टी बंद कर दो, तो फिर बाकी सारी पार्टी में जो अलग अलग समाज के लोग हैं वो विद्रोह करेंगे। तो इतना आसान नहीं है इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम को टू पार्टी में कन्वर्ट करना। इट्स मेरे मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी, इट्स टोटली इम्पॉसिबल। ओके, फॉर एग्जाम्पल, इफ इंडिया हैज evolved अ मल्टी पार्टी सिस्टम, अगर इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है, इट इज बिकॉज, क्यों है, द सोशल एंड जोग्राफिकल डाइवर्सिटी in such a large country is not easily absorbed by two or even three parties। अपने देश में जो अलग अलग प्रकार की पार्टीज है, उन अलग अलग प्रकार की पार्टीज क्यों है, क्योंकि एक, दो या तीन पार्टी पूरे इंडिया को नहीं संभाल सकती। एक, दो या तीन पार्टी पूरे इंडिया को या पूरे इंडिया के लोगों की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकती है। ओके, ओके, नो सिस्टम इज आइडल फॉर ऑल कंट्रीज एंड ऑल सिचुएशंस। ओके, कोई भी देश में वन पार्टी टू पार्टी सिस्टम आइडल नहीं है। अगर हम कहेंगे, देखो क्या लिखा है, नो सिस्टम इज आइडल फॉर ऑल कंट्रीज इन ऑल सिचुएशंस। किसी भी देश में, जैसे इंडिया में अगर मल्टी पार्टी सिस्टम है तो ये भी कुछ समय लिमिटेड हो जाता है। मल्टी पार्टी सिस्टम के जितने फायदे होते हैं, नुकसान भी है। तो वन पार्टी सिस्टम अगर चाइना में है तो कभी कभी वो भी बुरी लगती है। टू पार्टी सिस्टम अगर इंग्लैंड और अमेरिका में है तो कभी कभी वो सिस्टम भी बुरा लगता है। और मल्टी पार्टी सिस्टम इंडिया में है तो ये भी कभी कभी बुरा लगता है, क्योंकि आज इंडिया में कोई जिम्मेदारी नहीं उठाता। इसके लिए भी हम मल्टी पार्टी सिस्टम को ब्लेम कर सकते हैं। दैट्स वाई नो सिस्टम इज आइडल फॉर एनी कंट्री। फिर भी हमने जो सिस्टम ज्यादा से ज्यादा आइडल है उसको हमने फॉलो किया है। ओके, अब हम बात करते हैं कि इंडिया में जो पॉलिटिकल पार्टीज है उसमें नेशनल पार्टीज और स्टेट पार्टीज क्या होती है। नेशनल पार्टी, parties who raise national issues, who contest elections नेशन वाइड, पूरे अलग अलग राज्यों में। तो देखते हैं नेशनल पार्टीज के बारे में। करंटली देर आर 8 नेशनल पार्टीज इन इंडिया आफ्टर 2019 इलेक्शंस, 2019 लोकसभा जनरल इलेक्शंस। 2019 के जो इलेक्शन हुए ना, उस इलेक्शन के बाद जब हमने कुछ क्राइटेरिया यूज किया तो पता चला कि इंडिया में 8 नेशनल पार्टीज है। देखिए, नेशनल पार्टी बनने के लिए कुछ क्राइटेरिया पूरे करने पड़ते हैं। ओके, और हर इलेक्शन में वो क्राइटेरिया पूरा करना पड़ता है। जैसे 2016 का इलेक्शन हुआ तब भी वो क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा, 2019 में हुआ तब भी करना पड़ेगा, 2023 या 24 में होगा इलेक्शन तब भी पार्टीज को वो क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा। तो अगर वो क्राइटेरिया पूरा करते हैं तो वो नेशनल पार्टी कहलाती है। हर इलेक्शन में वो क्राइटेरिया पूरा करना पड़ता है। तो कितनी नेशनल पार्टीज हैं? 8। कौन सी? लेट अस सी। बीएसपी, बहुजन समाजवादी पार्टी; बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी; कांग्रेस, एवरीबडी नोज कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस; सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया; सीपीआईएम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट; टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस; एनसीपी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी; and recently added national parties that is called NPP, नेशनल पीपल्स पार्टी। यह अभी अभी तो 2019 के इलेक्शन के बाद इंडिया की नेशनल पार्टीज में शामिल कर दिया गया। ओके, एनपीपी इज द फर्स्ट नेशनल पार्टी फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट रीजन। नॉर्थ ईस्ट, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, ये जो 7 सिस्टर स्टेट्स है ना, वहां से आने वाली पहली पार्टी है जो नेशनल पार्टी बनी है। पीए संगमा, दिस पर्सन वॉज द लीडर ऑफ दिस पार्टी, फाउंडर ऑफ दिस पार्टी। हम पढ़ेंगे आगे पीए संगमा कौन थे। पार्टीज आर प्रेजेंट इन ऑल यूनिट्स एंड ऑफ फेडरेशन। अब हम देखो, फेडरलिज्म हम पढ़ चुके हैं, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल एंड लोकल लेवल। अपने देश में हर लेवल पे पॉलिटिकल पार्टी का रोल मिलेगा। नेशनल लेवल पे तो है ही है, स्टेट लेवल पर भी है, और रीजनल लोकल लेवल पर भी पॉलिटिकल पार्टीज का प्रभाव हम देखते हैं। ओके, एवरी पार्टी इन द कंट्री हैज टू रजिस्टर्ड विद इलेक्शन कमीशन। हर पार्टी को इलेक्शन कमीशन में अपने आप को रजिस्टर्ड करना पड़ता है। उन्होंने खुद ने पार्टी बना दी और पार्टी चल गई, दिस इज नॉट पॉसिबल। दे नीड टू रजिस्टर्ड एंड देन दे विल गेट वन पर्टिकुलर सिंबल। दे विल गेट वन पर्टिकुलर सिंबल, उनको एक सिंबल मिलेगा पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे। वो सिंबल इलेक्शन कमीशन के द्वारा मिलेगा। सिंबल ऐसा होना चाहिए कि जिसमें कोई रिलीजियस आइडियोलॉजी रिफ्लेक्ट ना हो, ऐसा सिंबल जनरली मिलता है। कमीशन ट्रीट्स, ये जो इलेक्शन कमीशन है इसकी नज़र में सारी पार्टीज इक्वल होती है।
इलेक्शन कमीशन सारी पार्टियों को इक्वल समझता है, उनको फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सी पार्टी कौन से राज्य से आती है और किसने बनाई है। दैट्स व्हाई इलेक्शन कमीशन ट्रीट्स ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इक्वली। इट ऑफर्स सम स्पेशल फैसिलिटीज टू लार्ज एंड एस्टेब्लिश पार्टीज। बड़ी जो पार्टी होती है ना, नेशनल पार्टीज, उनको कुछ स्पेशल फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, इलेक्शन लड़ने के लिए कुछ होती है स्पेशल फैसिलिटीज, वी विल डिस्कस दैट। एक यूनिक सिंबल मिलता है हर पॉलिटिकल पार्टी को, हर पॉलिटिकल पार्टी के पास एक यूनिक सिंबल होता है, उस सिंबल को वो यूज करते हैं क्योंकि सिंबल हर पार्टी की एक मेन आइडियोलॉजी होती है। जैसे बीजेपी का सिंबल है कमल, तो हर बार वो कहते हैं कि कीचड़ में कमल खिलेगा। कांग्रेस पार्टी का सिंबल है हाथ, हाथ का पंजा, तो वो कहते हैं कि कांग्रेस का हाथ गरीबों के साथ। तो सिंबल बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। ओनली द ऑफिशियल कैंडिडेट्स ऑफ दैट पार्टी कैन यूज दैट इलेक्शन सिंबल। अगर मैं बीजेपी पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ता हूँ, मुझे अगर बीजेपी पार्टी लीगली टिकट देती है, टिकट मतलब परमिशन देती है कि मैं उनकी तरफ से इलेक्शन लड़ूं, जैसे इंदौर कॉन्स्टिट्यूंसी है, अगर इंदौर मध्य प्रदेश का एक इंपॉर्टेंट सिटी है, अगर इंदौर में से बीजेपी मुझे टिकट देती है और मैं उस बीजेपी की तरफ से लड़ता हूँ, तो मैं उनका जो सिंबल है उस सिंबल को यूज कर सकता हूँ, कमल का जो फूल है उसको मैं यूज कर सकता हूँ। ओनली ऑफिशियल कैंडिडेट्स ऑफ दैट पार्टी कैन यूज दैट। अगर मुझे उस पार्टी का टिकट ही नहीं मिला तो उस पार्टी का सिंबल में यूज नहीं कर सकता है। ओके, तो इन नेशनल पार्टीज को हम रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टीज भी कहते हैं। व्हाट? रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टीज। ओके, अब हम देखते हैं कि कौन सा क्राइटेरिया है जो इन पार्टीज को पूरा करना पड़ता है, कौन से ऐसे क्राइटेरिया जो इस पार्टी को पूरे करने पड़ते हैं तब जाके नेशनल पार्टी बनती है। तो पहला देखो मेन क्राइटेरिया, वैसे बहुत सारे क्राइटेरिया, 4-5 है, अगर हम डिटेल में पढ़ेंगे सर्च करेंगे तो वी विल फाइंड आउट सो मेनी क्राइटेरियाज। हम एक मेन क्राइटेरिया यहाँ पढ़ना है, अ पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6%, 6% वोट मिलने चाहिए किसी भी पार्टी को अगर नेशनल पार्टी बनना है। कौन से इलेक्शन में? लोकसभा इलेक्शन। लोकसभा आपको पता है इंडिया में एक ही है। ओके, तो लोकसभा इलेक्शन जो होता है हर 5 साल के बाद, उस लोकसभा इलेक्शंस में उस पार्टी को 6% वोट्स मिलने चाहिए, या फिर असेंबली इलेक्शंस इन 4 स्टेट्स, या फिर 4 राज्यों में 6% वोट मिलने चाहिए। या तो लोकसभा में 6%, अभी हम मानते हैं पहले मेन लोकसभा में 6% वोट उनको मिलने चाहिए, एंड विंस एटलीस्ट 4 सीट्स, और पूरे इंडिया में कम से कम 4 सीट उनकी आनी चाहिए। 545 सीट से पूरे टोटल इंडिया में लोकसभा में, उसमें से 4 सीट मिलना जरूरी है और 6% वोट मिलना जरूरी है। 4 सीट मिल जाती है कभी कभी, लेकिन 6% वोट नहीं मिलते, कभी 6% वोट मिल जाते हैं, 4 सीट्स नहीं मिलती। तो ये क्राइटेरिया अगर पूरा करते हैं 6% वोट, आप समझ लो इंडिया में अगर 90 करोड़ वोटर्स है, 90 करोड़, तो 90 करोड़ का 6% वोट्स उनको मिलने चाहिए। ओके, तो 90 करोड़ के 6% वोट्स तकरीबन 5 और 6 करोड़ के बीच में आ जाते हैं। तो इतने वोट्स मिलेंगे और 4 सीट अगर उनके जीत जाती है पॉलिटिकल पार्टीज, उनकी पार्टी के, तो फिर वो पार्टी बन जाती है नेशनल पार्टी। अ पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6%। अब हम स्टेट पार्टी की बात करते हैं, जैसे नेशनल पार्टी के लिए हमने कहा 6% वोट्स एंड 4 सीट्स। अब हम स्टेट पार्टी की बात करते हैं, ये क्राइटेरिया था नेशनल पार्टी का। अब किसी को अगर स्टेट पार्टी बनना है तो कौन सा क्राइटेरिया होना चाहिए, कौन सा क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा हर इलेक्शन में? ओके, तो स्टेट पार्टी के लिए भी 6% वोट्स है सेम, लेकिन कौन से इलेक्शन में? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन में। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो विधानसभा होती है ना, उस विधानसभा में उनको 6% वोट मिलने चाहिए, एंड विंस एटलीस्ट 2 सीट्स, कम से कम 2 सीट। तो यहाँ पर भी सेम क्राइटेरिया, 6% वोट्स एंड 2 सीट्स। लेकिन ये क्राइटेरिया किसके लिए है? ये क्राइटेरिया है विधानसभा के इलेक्शन में। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस में अगर उनको इतने सीट्स मिल जाते हैं, 2 सीट्स एंड 6% वोट्स मिल जाते हैं, देन दैट पार्टी विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज ए स्टेट पार्टी। तो ये है दो क्राइटेरिया, 6% वोट्स एंड 4 सीट्स फॉर नेशनल पार्टी इन लोकसभा, 6% वोट्स एंड 2 सीट्स फॉर स्टेट पार्टी इन विधानसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो अपनी जो 8 नेशनल पार्टीज है, उन 8 नेशनल पार्टीज में से आज हम पहली जो, और इंडिया की सबसे पुरानी, और जिसका इंडिया की इंडिपेंडेंस में सबसे इंपॉर्टेंट रोल था, आज़ादी में सबसे मेन रोल था, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं आज के लिए। ओके, इसको हम इंडियन नेशनल कांग्रेस या नेशनल कांग्रेस पार्टी भी कहते हैं। बहुत पुराना इतिहास है, 1885 में ये पार्टी बनी थी। आप समझ सकते हो ये पार्टी तकरीबन 135 साल पुरानी पार्टी हो चुकी है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टीज ऑफ द वर्ल्ड, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, वर्ल्ड की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टीज में से एक है। दिस पार्टी वाज फाउंडेड इन 1885 एंड हैज एक्सपीरियंस्ड मेनी स्प्लिट्स। देखिए ये पार्टी बेसिक पार्टी, मेन पार्टी बनी आज़ादी के लिए। ओके, जब ये पार्टी बनी तो इस पार्टी के बनने के बाद जैसे जैसे दिन बीतते गए,
1900 आया, 1910, 20, 30, 40 आज़ादी, आज़ादी के बाद इस पार्टी में से बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां अलग हुई, स्प्लिट्स। जैसे रशिया देश है ना, रशिया में से बहुत सारे देश अलग अलग हुए, वैसे इस कांग्रेस पार्टी में से बहुत सारे पार्टीज अलग अलग हुई। बड़ी थी ना, मेन पार्टी थी, इसलिए कुछ लोग नाराज थे, कारण बहुत सारे हो सकते हैं। नेशनल एंड स्टेट लेवल, ये पार्टी नेशनल लेवल पे भी पूरी एक्टिव है और स्टेट लेवल पे भी पूरी तरह से एक्टिव है। नेशनल लेवल पे ऑल ओवर इंडिया ये इलेक्शंस लड़ते हैं, स्टेट लेवल पे भी सारे राज्यों में किसी और स्टेट पार्टी की मदद से वो इलेक्शन लड़ते हैं। जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी इस पॉलिटिकल पार्टी के सबसे मेन लीडर हुआ करते थे। मॉडर्न सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इन इंडिया, वो अपने देश को मॉडर्न सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाना चाहते थे, मॉडर्न बनाना चाहते थे। इसलिए तो नेहरू जी ने इंडिया में डैम्स बनवाए। डैम्स के बारे में उन्होंने एक सेंटेंस भी कहा था कि डैम्स आर द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। इंडस्ट्रियलाइजेशन करवाया, सेक्युलरिज्म को बढ़ावा दिया, डेमोक्रेटिक कंट्री होनी चाहिए, इलेक्शंस होने चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो लोगों के द्वारा इलेक्ट होने चाहिए, रिपब्लिक सिस्टम होना चाहिए जिसमें हेड ऑफ द कंट्री शुड बी इलेक्टेड बाय पीपल। तो हेड ऑफ द कंट्री कौन होते हैं? प्रेसिडेंट। तो ये लोगों के द्वारा इलेक्टेड होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को बढ़ावा दिया नेहरू जी ने। रूलिंग पार्टी एट द सेंटर, इस पार्टी ने अपने देश में आज़ादी के बाद से सरकार बनाई और 1977 तक उनकी सरकार बनी रही। ओके, एंड देन बीच में कुछ और पार्टीज की भी सरकार बनी, फिर 80 से 89 के बीच में फिर सरकार बनी, एंड आफ्टर 1989 इट्स सपोर्ट डिक्लाइन, क्योंकि 89 और 90 के बाद स्टेट पार्टीज बन गई, बहुत सारे वोट स्टेट पार्टी खींच के ले गई, तो इनके वोट थोड़े कम हो गए, सपोर्ट कम हो गया। इट इज अ सेंट्रिस्ट पार्टी, नीदर राइटिस्ट नॉर लेफ्टिस्ट, सेंट्रिस्ट पार्टी है। देश के जो मेन इश्यूज है उनको हाईलाइट करती है। सेक्युलरिज्म एंड वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शंस एंड माइनॉरिटीज, इनका मेन एजेंडा क्या है? सेक्युलरिज्म। अपने देश में सारे रिलीजन के लोग रहते हैं। सेक्युलरिज्म का अर्थ आपको पता है, देर इज नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ इंडिया, इंडिया डजंट प्रमोट एनी रिलीजन, ऑल रिलीजियस पीपल आर फ्री टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपगेट देयर ओन रिलीजन। तो ये पार्टी सेक्युलरिज्म को प्रमोट करती है, गरीब और वीकर सेक्शंस को आगे बढ़ाने की कोशिश करती है, माइनॉरिटीज के लिए काम करती है। सपोर्ट्स न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म बट विथ अ ह्यूमन फेस, वो न्यू इकोनॉमिक सिस्टम्स को सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि इंसान ह्यूमन लाइफ पे उसका कोई असर ना हो, उनका कोई नुकसान ना हो। ओके, दे गॉट 100 एंड दे सिक्योर्ड 145 सीट्स, मेंबर्स उनके 145 सीट मिली थी उनको 2004 के इलेक्शन में, और छोटी पार्टियों के साथ कोलेशन करके उन्होंने सरकार भी बनाई थी। और मनमोहन सिंह जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को उन्होंने प्राइम मिनिस्टर घोषित किया था उनकी पार्टी की तरफ से, और बाद में वो प्राइम मिनिस्टर बने भी थे। लोकसभा में इनकी 2004 से 2009 और 2009 से लेकर आगे 2014 तक भी इनकी 2009 से, हाँ 2009 से भी इनकी आगे सरकार चली थी। बाद में फिर मोदी जी ने इलेक्शन लड़ा बीजेपी की तरफ से, और बाद में मोदी जी फिर बन गए अपने देश के प्राइम मिनिस्टर। तो ये अपने देश की सबसे पुरानी पार्टी है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अपने देश की जो और पार्टीज है उसके बारे में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।